11th क्लास मैथ्स। अब हम करेंगे चैप्टर 3 जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उसके में तुम्हें एग्जांपल सॉल्व कराऊंगा। खास करके 11th क्लास की जब हम मैथ्स की बात करते हैं तो ज्यादातर एग्जांपल्स ही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं और चैप्टर 3 के जो एग्जांपल है वो काफी इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बेसिक एग्जांपल है सबसे पहले, एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 में एक्सप्लेन करा रहा हूं। ठीक है, देखो, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट्स इनटू रेडियन। हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। इसका मतलब ये हुआ, ये हमें क्या दे रखा है? डिग्री, और डिग्री से किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। अब एक फॉर्मूला लिखना चाहो तो लिख लो। जब भी हम किसी डिग्री को रेडियन में बदलते हैं, जब भी हम किसी डिग्री को किस में बदलते हैं? रेडियन में, तो ध्यान रखना डिग्री तो हमें दे रखा है, रेडियन में बदलना है तो हमें कितने से मल्टीप्लाई देना होता है? 180 अपॉन में पाई से। हमें कितने से मल्टीप्लाई देना होता है? 180 अपॉन में पाई से। ठीक है, सॉरी 180 अपॉन में पाई नहीं, पाई अपॉन में 180 से हमें मल्टीप्लाई देना होता है पाई अपॉन में 180 से, जब डिग्री से किस में कन्वर्ट किया जाता है? रेडियन में। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन में वापस आ जाते हैं। देखो, इसके ऊपर एक डैश लग रहा है, डैश का मतलब होता है मिनट। डैश का मतलब क्या होता है? मिनट। और हमारा काम है इस मिनट से इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो जब भी ध्यान रखना, जब भी एक डैश होगा तो देखो इस डैश को कैसे हटाएंगे? पहली बात तो बीच में लगा दो प्लस, डिग्री हटा दो, इसकी डिग्री हट गई, बीच में आ गया प्लस। ये जो 20 के ऊपर डैश लग रहा है ना, जिसके ऊपर डैश लगा हो उसी को 60 से डिवाइड दे दो। जिसके ऊपर डैश लगा हो उसी को कितने से डिवाइड दे दो? 60 से। अब ये पूरा सॉल्व करना है तुम्हें और ये कंप्लीट डिग्री बन जाएगी। अब तो डिग्री जो है होल बन गई और 20 के नीचे आ गया 60। अब देखो इसको काट लो पहले, 3 तो 40 प्लस 1 अपॉन में 3 है ना। इसका मतलब ये हुआ, जब एलसीएम लोगे तो देखो 4 3 12 120 और 120 में एक और ऐड करे तो 121 अपॉन में 3 की डिग्री, ये बन गई तुम्हारी होल डिग्री। अब हाँ, अब तुम कर सकते हो। मैंने बताया था डिग्री से किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई और देनी पड़ेगी? पाई अपॉन में 180 से। तो देखो 121 अपॉन में 3 को पाई अपॉन में 180 से और मल्टीप्लाई देते हैं, और कुछ कटे तो जरूर काटे करो। वैसे कुछ खास कट नहीं रहा है। ठीक है, तो ये कटने वाला ये है नहीं। ऊपर मल्टीप्लाई दे दो 121 पाई और नीचे भी मल्टीप्लाई दे दो 18 इंटू 3 540। अब ये किस में कन्वर्ट हो चुका है? रेडियन में। तो जब भी रेडियन में कन्वर्ट करते हैं ना तो साथ में लिखना पड़ता है रेडियन, वरना आधा नंबर कट जाता है। डिग्री में तो नहीं लिखते हम, क्योंकि डिग्री में तो ऊपर साइन बना हुआ होता है डिग्री का। ठीक है, लेकिन रेडियन में तुम्हें लिखकर बताना पड़ेगा कि ये आंसर रेडियन में आ गया है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। कन्वर्ट 6 रेडियन इंटू डिग्री। देखो इस बार हमें क्या दे रखा है? रेडियन, और किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में। अब उल्टा काम करना है। तो देखो, जब हम रेडियन को किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं? डिग्री में, तो तुम्हें 180 अपॉन में पाई से मल्टीप्लाई देनी पड़ती है। तब तुम्हें किससे मल्टीप्लाई देनी पड़ती है? 180 अपॉन में पाई से। तो देखो कितनी वैल्यू दे रखी है? 6 दे रखी है। कितने से मल्टीप्लाई दे दूंगा? 180 अपॉन में पाई। तो ध्यान रखिए करो, जब भी तुम रेडियन से डिग्री में बदल रहे हो, जब भी तुम रेडियन से डिग्री में बदल रहे हो तो तुम्हें पाई की वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो पाई की वैल्यू डालना मत भूले करो। पाई की जगह में क्या वैल्यू डालूंगा? 22 अपॉन में 7। पाई की जगह क्या वैल्यू आ गई? 22 अपॉन में 7। ध्यान रखना, जब भी अपॉन में कोई फ्रैक्शन होता है, जब भी अपॉन में कोई फ्रैक्शन होता है तो वो फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाता है। जब भी अपॉन में कोई फ्रैक्शन होता है तो वो फ्रैक्शन क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल। तो देखो किस तरह से मैं रेसिप्रोकल कर रहा हूं। 22 अपॉन में 7 का बन गया 7 अपॉन में 22।
भाई रेसिप्रोकल कर दिया, रेसिप्रोकल का मतलब इसका उल्टा कर दिया, 22 अपॉन में 7 था, मैंने कर दिया 7 अपॉन में 22। अब जो जो कट रहा है काट सकते हो। देखो कुछ खास कट नहीं रहा है वैसे इस वाले में, 2 1 2, 2 1 2 और 2 9 18 0। ठीक है, इससे ज्यादा ये कटता हुआ दिख नहीं रहा है, तो मल्टीप्लाई देनी पड़ेगी। 6 की 9 से करेंगे 540 इंटू 7 अपॉन में 11। ठीक है, ध्यान रखना जब भी हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो तुम्हें पूरा ही सॉल्व करना पड़ता है, छोड़ना नहीं होता। अभी भी सॉल्व करेंगे इसको। पहले 540 की 7 से और दे देते हैं, 0 7 चौक 28, 2 7 पंजे 35 और 2 37, 3780 अपॉन में 11। अभी भी हम पूरा सॉल्व करेंगे, अभी डिवाइड भी करना बाकी है। जब भी हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं ना रेडियन से, तो डिवाइड भी किया जाता है। कंप्लीट सॉल्व करते हैं तो 11 से 3780 को डिवाइड दे देते हैं। देखो 3 पर जाएगा 33, 7 में से 3 गया 4, ऊपर से 8 उतार लिए, अब 4 पे जाएगा, 11 4 जा 44, ऊपर से 4 उतार लिए और यहां से 0 आ गया। अब फिर से जाएगा 3 पर, 11 3 जा 33, 7 बचेगा ना इस बार। तो देखो इतना तो पूरा कट गया, 3 4 3 पर तो ये पूरा कट गया। देखो किस तरह से लिखेंगे, जितने पर पूरा कट जाता है उस पर तो लगा दो डिग्री। 343 के ऊपर तो आ गई डिग्री, रिमाइंडर क्या बचा हुआ है 7। 7 और किससे डिवाइड दे रहे थे, 11 से। बताओ अब तो डिवाइड नहीं दिया जा सकता ना भाई, 7 को 11 से अब डिवाइड नहीं दे सकते। तो एक काम करे करो, जब डिग्री में बदलते हैं तो हाथ के हाथों में 60 से मल्टीप्लाई देनी पड़ेगी अपनी तरफ से। मैंने बताया था जब डिग्री से रेडियन में बदल रहे तो 60 से डिवाइड देते हैं, और जब रेडियन से डिग्री में बदलते हैं तो यहाँ पर 60 से क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करना मत भूले करो। हाँ ये हो जाएगा तुम्हारा मल्टीप्लाई करके 6 7 42, 420 अपॉन में 11। अब फिर डिवाइड दो, अब तो दे सकते हैं ना। पहले तो डिजिट छोटी थी, 7 छोटा था 11 बड़ा था, इसलिए डिवाइड नहीं दे सकते थे, लेकिन अब तुम डिवाइड दे सकते हो। फर्दर डिवाइड दो 420 अपॉन में 11 को, तो देखो 3 पर चला जाएगा 33 और 9 बचेगा, ऊपर से 0, फिर 8 पे जाएगा 88, फिर 2 बचेगा। तो देखो 38 पूरा चला गया, अब डिग्री नहीं आएगा, अब आएगा मिनट। 38 मिनट, मिनट मतलब एक डैश आ गया। अब देखो आगे क्या बच गया है, नीचे से बचा है 2 रिमाइंडर, और डिवाइड किससे कर रहे थे, 11 से। अब 2 तो डिवाइड नहीं दिया जा सकता, अब हम फिर से क्या काम करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई। खैर इतना काफी है, मिनट तक निकाल दे करो, डबल डैश की जरूरत नहीं है, बस इतना काफी रहता है। ठीक है, इतना बहुत है। वरना अगर आगे करना चाहो तो आगे मैंने फॉर्मेट बना दिया है, 60 से मल्टीप्लाई दो फिर डिवाइड दे दो, फिर डबल डैश आ जाएगा, उसके बाद फिर करोगे फिर ट्रिपल डैश। इस तरह से डैश बढ़ते चले जाएंगे अगर तुम करना ही चाहते हो तो। नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल 3, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री। देखो क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या है, रेडियस, और एंगल क्या दे रखा है, 60 डिग्री। इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ लेंथ, इसका मतलब ये हुआ कि हमें लेंथ दे रखी है ऑफ आर्क। आर्क की लेंथ कितनी बताइए, 37.4 सेंटीमीटर। आर्क की लेंथ कितनी दे रखी थी, 37.4 सेंटीमीटर। तो देखो जब वो लेंथ ऑफ आर्क देते हैं ना, तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। जब भी हम लेंथ ऑफ आर्क की बात करते हैं तो इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, थीटा का फॉर्मूला होता है L अपॉन में R। थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, L अपॉन में R। इस फॉर्मूले को लगाने से पहले ये एंगल जरूर बदल लेना। मुझे बताओ ये एंगल किस में दे रखा है हमें, डिग्री में। ये एंगल हमें किस में दिया गया है, डिग्री में। तो ध्यान रखना ये एंगल कभी भी डिग्री में इधर डाला नहीं जाता, ये एंगल हमेशा इसमें किस में डाला जाता है, रेडियन में। यहाँ पर जो तुम थीटा पुट करने वाले हो ना, वो थीटा हमेशा कैसा होना चाहिए, रेडियन में, कभी भी डिग्री में नहीं होना चाहिए। तो मुझे बताओ क्या इसको मैं डायरेक्ट डाल पाऊंगा, डायरेक्ट नहीं डालेंगे, पहले इस डिग्री को किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में, तब जाके सॉल्व करेंगे।
पहले हम इस डिग्री को किस में सोल्व करेंगे, रेडियन में। और रेडियन में अभी मैंने बताया था सोल्व करना बड़ा आसान होता है, ठीक है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती सोल्व करने में। पाई अपॉन में 180 से क्या देना पड़ता है, मल्टीप्लाई, सोल्व करने के लिए। तो देखो 0 से 0 गया, 6 3 18, इसका मतलब ये रेडियन में कितना बन गया, पाई/3। अब तुम डाल सकते हो, इधर देखो बोर्ड पे, थीटा की जगह तो आ गया पाई/3, लेंथ की जगह कितना आ गया 37.4, और आर के बारे में पता ही नहीं है क्योंकि आर तो हमसे पूछा है, आर तो क्वेश्चन ने हमसे खुद निकलवाया है, ठीक है। अब क्रॉसिंग कर दो, देखो आर की मल्टीप्लाई इधर पाई के साथ और 3 की मल्टीप्लाई इधर 37.4 के साथ 3 की मल्टीप्लाई और दे देते, हाँ मल्टीप्लाई दे देते, तो इसमें सॉल्यूशन में मल्टीप्लाई देख लेता हूं कितना है। तो इन्होंने तो फाइनल वैल्यू लिख रखी है, मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाया है, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। एक काम करो, पाई को भी हाथ के हाथ भेज दो वरना बाद में प्रॉब्लम होगी। तुम्हें मालूम है ना पाई की वैल्यू जब इधर मल्टीप्लाई है तो उधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड। पाई जब इधर मल्टीप्लाई है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब मुझे बताओ नीचे में पाई की वैल्यू कितनी डालूंगा, भाई पाई की वैल्यू यही तो होती है 22/7। और अभी मैंने बताया था जब भी कोई फ्रैक्शन नीचे होता है तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है, जब भी कोई फ्रैक्शन नीचे होता है डिनोमिनेटर में तब वो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, 37.5 इंटू 3, इसका हो जाएगा 7 अपॉन में 22, रेसिप्रोकल हो गया। अब जो जो वैल्यू कट रही है काट लो, देखो 11 से कट रहा है, 11 2 22 और 11 से ये भी जा रहा है, 11 3 33 और 4 बचे, 11 4 44, पॉइंट का पॉइंट आ गया। कैलकुलेशन तो खैर तुम्हारे अपने हिसाब से जैसे मर्जी काटो, जरूरी नहीं इसी तरह से काटो। देखो 2 से फिर कट गया, 2 1 2 2 7 14, तो 1.7 इंटू 21, ये तुम्हारा मल्टीप्लाई करके जो फाइनल आंसर आएगा, रेडियस आएगी 35.7 सेंटीमीटर। खैर ये तो कैलकुलेशन है, खुद से करो तो ज्यादा सही है, कैलकुलेट करना है बस। हाँ एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 4, एक तो काफी इंपॉर्टेंट है, 4 और 5 ये दोनों ही एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है अगर थोड़ा ध्यान से करो तो, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। हमेशा ध्यान रखना जब भी वो किसी घड़ी की हमें मिनट हैंड के बारे में बताता है, मिनट हैंड, ना तो सेकंड हैंड ना ही आर हैंड, भाई तीन ही तो होती है निडल, या तो आर या मिनट या सेकंड। ना तो वो हमें आर के बारे में बताएगा ना सेकंड के बारे में, वो हमेशा किसके बारे में बताता है, मिनट हैंड के बारे में, ठीक है। तो मिनट हैंड की जो लेंथ होती है वो रेडियस होती है, इस बात को दिमाग में याद रखना। जो मिनट हैंड की लेंथ बताई जाती है वो हमेशा क्या होती है, रेडियस। तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखी है, रेडियस, और रेडियस दी कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर। रेडियस हमें कितनी बताई गई है, 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, है ना। हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स। मुझे बताओ, क्वेश्चन ने हमसे पूछा है 40 मिनट बाद ये कितनी दूर चली जाएगी, हाउ फार। हाउ फार का मतलब यही तो है, इसकी जो टिप है वो कितनी दूर चली जाएगी 40 मिनट बाद। मुझे बताओ, सपोज स्टार्टिंग उसने यहां से करी, हो सकता है 40 मिनट बाद लगभग लगभग यहां पे पहुंच जाएगी, इतना है ना रफली। मान लो वो निडल 40 मिनट बाद घूमकर यहां पर आ गई, तो बताओ उसने कितनी दूरी तय कर ली, यही तो तय करी है उसकी टिप ने। ये जो टिप है, टिप मतलब इसकी ये जो नोक है, इसने यही तो दूरी तय करी है ये वाली, और ये क्या होती है, लेंथ ऑफ आर्क होती है। यानी कि क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, लेंथ ऑफ आर्क। तो मुझे बताओ रेडियस तो दे रखी है, लेंथ ऑफ आर्क पूछिए, एक चीज और देनी चाहिए थी ना, थीटा। थीटा नहीं दिया लेकिन दे रखा है। अब जरा गौर से देखो कैसे दिया है उन्होंने थीटा। हाँ टाइम बताया है ना, मुझे बताओ टाइम यहां से लेकर यहां तक कितना बताया उन्होंने, 40 मिनट। हमेशा ध्यान रखना
जो मिनट हैंड होती है पूरे 60 मिनट में, बोर्ड पे देखो, मिनट हैंड 60 मिनट में पूरा एक चक्कर लगा लेती है भाई, पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर लेती है ना 60 मिनट बाद। यहां से शुरू करेगी और वापस यहीं पर पहुंच जाएगी 60 मिनट बाद, क्योंकि 1 घंटे बाद उसे वहीं पे पहुंचना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 60 मिनट के अंदर अंदर उसने पूरा एक चक्कर लगा लिया, और एक चक्कर मतलब एक सर्कल। और तुम्हें मालूम होगा एक सर्कल का एंगल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री। एक एक सर्कल का एंगल कितने डिग्री का होता है? 360। अब 1 मिनट का एंगल बताओ। देखो 60 मिनट में 360, तो 1 मिनट में इतना, 60 को इधर भेज दो, बच्चों वाला काम है बिल्कुल। 60 मिनट में इतना डिग्री, तो 1 मिनट में इतना डिग्री। भाई मैंने 60 को क्या करा, इधर अपोन में भेज दिया, 1 मिनट का आ गया। अब देखते हैं 1 मिनट में कितना होता है। तो देखो अब तुम्हें ये बात याद रखनी है कि 1 मिनट का एंगल कितने डिग्री का होता है? 6 डिग्री का। इसे तुम्हें बार बार कैलकुलेट नहीं करना, कहीं पे नोट में अगर लिखना चाहो फॉर्मूले वगैरह में तो लिख सकते हो कि 1 मिनट का एंगल 6 डिग्री का होता है, फिर वो चाहे जितने मर्जी का पूछे। बताओ 5 मिनट का कितने का होगा? 5 से मल्टीप्लाई दे दो, 5 से देने पर कितने डिग्री का बनेगा? 5 6 30, 30 डिग्री का। क्वेश्चन ने हमें बोला है 10 मिनट का, तो बताओ 10 मिनट में कितने डिग्री का हो जाएगा? 10 मिनट में 60 डिग्री का हो जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई दे दो। क्वेश्चन ने हमें कहा है 8 मिनट, 8 मिनट में कितने से मल्टीप्लाई देने? 48 डिग्री का बनेगा, 8 6 48। अब बताओ क्वेश्चन ने कितना बोला था हमें? 40 मिनट ना। इस क्वेश्चन में हमें कितना बताया गया है? 40 मिनट। तो कितने से मल्टीप्लाई देनी पड़ेगी? 40 से। देखो 6 चौक 24, तो एंगल आ गया 240 डिग्री। कोई डाउट तो नहीं है ना? 1 मिनट में इतना डिग्री, तो 40 मिनट में इतना डिग्री, वही इतना तो बनेगा ही। 1 मिनट में 6 डिग्री होता है, तो 40 मिनट में इतना डिग्री निकल के आएगा। ठीक है। और मैंने बताया था ये जो फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू एल बाय आर, ये इस्तेमाल तो कर लेते हैं, लेकिन एंगल किस में होना चाहिए? रेडियन में। क्या ये एंगल रेडियन में है? नहीं है। रेडियन में चेंज करो इसे, और रेडियन में चेंज करना मैंने बताया है पाई अपॉन में 180 से मल्टीप्लाई। देखो 0 से 0 गया, 6 4 जा 24, 6 3 जा 18, तो एंगल आ गया 4 पाई अपॉन में 3। एंगल कितना आ गया? 4 पाई अपॉन में 3। अब इसकी वैल्यू डाल दो। देखो थीटा की जगह तो आ गया 4 पाई अपॉन में 3। लेंथ पता नहीं है, रेडियस दे रखी है 1.5। मुझे बताओ रेडियस 1.5 इधर डिवाइड है, इधर आके क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। जब कोई चीज इधर डिवाइड होती है तो इधर आके क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। तो देखो 1.5 इधर आके मल्टीप्लाई करना है। हाँ एक काम करो, पाई की वैल्यू भी डाल दो। तो देखो इसको मैं रब करके लिख रहा हूं 4/3, और पाई की वैल्यू डाल दी 22/7। अलग अलग कर लिया, 4/3 को अलग कर लिया और पाई की वैल्यू को अलग कर दिया, ताकि आसानी से कैलकुलेट हो जाए। अब देखो जो जो चीजें कट रही है काट लो, नहीं कट रही रहने दो। पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15, 3 से 3 गया, ऊपर तो रह गया 44, अपॉन में रह गया 7। डिवाइड करना चाहो डिवाइड कर लो, अगर पॉइंट में दे रखा है तो, पॉइंट में दे रखा है तो डिवाइड कर ही लेना इसको। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, तो 5th एग्जाम्पल भी टिक कर लेना, कई बार आ चुका है। इफ द आर्क ऑफ सेम लेंथ, मुझे बताओ जो लेंथ ऑफ आर्क है वो क्या बता दी है? सेम। मान लो 2 सर्कल है और दोनों के अंदर जो लेंथ है, यहाँ की भी जो लेंथ है आर्क की और जो यहाँ की भी लेंथ है, दोनों की लेंथ कैसी है? सेम। मतलब इसकी भी लेंथ एल है और उसकी भी लेंथ एल है। दोनों की लेंथ को मैंने क्या मान लिया? सेम, क्योंकि क्वेश्चन ने बताया था। L1 को भी मैंने क्या ले लिया? L, और L2 को भी क्या ले लिया? L ले लिया, क्योंकि सेम थी। इन टू सर्कल सबटेंड एंगल, और एंगल कितने डिग्री का दे रखा है? देखो यहाँ पर θ1 और यहाँ पर θ2, कितना कितना दिया है हमें? भाई θ1 और θ2 की वैल्यू जो हमें दी गई है वो है 65 और 110 डिग्री।
65 और 110 डिग्री। फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई। रेडियाई का मतलब होता है रेडियस। रेडियाई का मतलब क्या होता है? रेडियस। मतलब इसकी रेडियस और उसकी रेडियस, दोनों की रेडियस का क्या निकालना है? रेशियो। दोनों की रेडियस का क्या फाइंड आउट करना है? रेशियो। ऐसा कुछ निकालना है हमें। R1 अपोन में R2। रेशियो का मतलब होता है दो रेडियस इस तरह से निकालनी है अपोन में। ठीक है, क्या फॉर्मूला तो हम लगा लेंगे, लेकिन मैंने बताया था फॉर्मूला लगाने से पहले ये एंगल किस में कन्वर्ट होना चाहिए? रेडियन में। जब भी तुम ये वाला फॉर्मूला लगाओ, हमेशा हमेशा एंगल किस फॉर्म में होना चाहिए? रेडियन में। क्या ये दोनों रेडियन में है? नहीं है। रेडियन में चेंज करो। तो देखो रेडियन में चेंज करना बड़ी बात नहीं है। पाई अपोन में 180 से मल्टीप्लाई। देखो कुछ कट रही है बातें। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। ठीक है, और कुछ नहीं कट रहा है। 13 पाई अपोन में 36। अब इधर देखो, इसको भी वही काम करो। पाई अपोन में 180 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 काट दो और कुछ नहीं कट रहा है। 11 पाई अपोन में 18। हाँ, फॉर्मूला लगा लो, जो फॉर्मूला क्वेश्चन ने बोला था उसके हिसाब से। देखो इसके हिसाब से फॉर्मूला क्या बनेगा? थीटा इक्वल टू एल अपोन में आर। इसके हिसाब से यही बनेगा, थीटा इक्वल टू एल अपोन में आर। देखो थीटा, यहाँ का थीटा क्या है? ये रहा। देखो यहाँ का जो थीटा निकला है वो ये वाला मत ले लेना, रेडियन वाला लेते हैं हमेशा। यहाँ पर थीटा है 13 पाई अपोन में 36। लेंथ तो लेंथ ही है बस यहाँ पर, और रेडियस, रेडियस का पता नहीं है। एक काम करो, इसकी रेडियस को R1 बोल दो और उसकी रेडियस को R2 बोल दो, तो R1। अब इधर देखो, यहाँ पर थीटा क्या है? यहाँ पर थीटा ये वाला नहीं है 110, यहाँ पर थीटा ये है रेडियन वाला, 11 पाई अपोन में 118। ठीक है, और L का अपोन में R2। अब एक काम करना, क्वेश्चन में मुझे बताओ R2 यहाँ पर डिवाइड है ना, जब ये चीज इधर आएगी तो इधर आके क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। R1 इधर डिवाइड है ना, ये चीज जब इधर आएगी तो इधर आके क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। यानी कि 13 पाई अपोन में 36 इंटू R1 इक्वल टू L। और वही काम इधर 11 पाई 18 इक्वल सॉरी मल्टीप्लाई R2 इक्वल टू L। अब मुझे बताओ दोनों लेंथ सेम ही तो है। क्वेश्चन में हमें लेंथ क्या बताई थी? सेम। देखो तुम बोर्ड पे भी देख सकते हो, ये लेंथ और ये लेंथ कैसी है? सेम। अब लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब बताओ अगर सेम है तो ये लेंथ तो बराबर ही है। अगर ये दोनों लेंथ बराबर हैं तो इसका मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी हम क्या रख सकते हैं? बराबर। जब ये वाली साइड और ये वाली साइड क्वेश्चन में हमें क्या बता रखी है? बराबर। तो ये दोनों साइडों को भी हम क्या रख सकते हैं? बराबर, है ना? तो बराबर रख दो। 13 पाई अपोन में 36 इंटू R1, 11 पाई अपोन में 18 इंटू R2। ठीक है, अब रेशियो बना लो। क्वेश्चन ने हमसे रेशियो पूछी है। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है? R1 अपोन में R2 की रेशियो। अब देखो रेशियो कैसे बनानी मुझे बताओ। R2 इधर क्या है? मल्टीप्लाई। देखो बोर्ड पे, ये R2 इधर क्या हुआ है? मल्टीप्लाई। ये वैल्यू इधर आके क्या हो जाएगी? डिवाइड। तो पहले तो उसको इधर ले आओ। बताओ R1 के अपोन में क्या हो गई? R2 डिवाइड हो गई ना। R2 इधर मल्टीप्लाई थी, इधर आके क्या हो गई? डिवाइड। अब देखो कुछ चीजें कट रही हैं। पहली बात तो पाई से पाई काट दो, है ना। देखो 13 अपोन में 36, इधर कोई फ्रैक्शन होता है जब उधर भेजते हैं। जब भी कोई फ्रैक्शन इधर मल्टीप्लाई में होता है और वो फ्रैक्शन उधर भेजा जाता है तो वो फ्रैक्शन उधर जाके क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल। जब भी कोई फ्रैक्शन इधर मल्टीप्लाई में होता है और वो फ्रैक्शन उधर भेजेंगे तो वो फ्रैक्शन उधर जाके क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। तो देखो 13 अपोन में 36 का बन जाएगा 36 अपोन में 13। मैंने बताया जब भी कोई फ्रैक्शन इधर होता है तो उधर जाके क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल। अब देखो कुछ चीजें कट रही हैं। 18 से ये गया 2 पर और कुछ नहीं जा रहा। 11 की 2 से 20, 2 अपोन में 13। ये आ गई तुम्हारी रेशियो।
R1 और R2 की रेशियो यही है 22/13। एग्जाम्पल नंबर 6, इफ cos x इक्वल टू -3/5, cos x हमें क्या दे रखा है -3/5, x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, और x कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। x जो है कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, थर्ड क्वाड्रेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, बाकी की जो 5 रेशियो है उसके बारे में वो हमसे पूछ रहा है। देखो पहली बात तो ये कि ये जो कैटेगरी है बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में कई बार पूछी जाती है। वो क्या करता है, हमें एक रेशियो दे देता है और बाकी की 5 रेशियो पूछता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में तुम्हें 3 फॉर्मूले हमेशा याद होने चाहिए। मैं लिख देता हूं बोर्ड पे। एक होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। नंबर 2 है सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। नंबर 3 है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ये 3 फॉर्मूले हमने 10th क्लास में भी पढ़ रखे हैं, तो उस हिसाब से याद होने चाहिए तुम्हें पहले से। जब भी वो हमें कोई एक रेशियो देगा ना, वो इन 6 में से एक रेशियो जरूर होगी। अब देखो उन्होंने क्या दिया है, कोस, तो मुझे बताओ मैं कौन सा वाला फॉर्मूला फिट करने की कोशिश करूंगा, ये वाला, क्योंकि उसका एक रीजन है, कोस आ रहा है। जो रेशियो उसने हमें दी है कोस की, वो कोस किस में आ रहा है, इस वाले फॉर्मूले में। सपोज उसने हमें दिया होता सेक, क्वेश्चन ने हमें किसकी वैल्यू दे रखी होती, सेक की, तो मैं कौन सा फॉर्मूला फिट करता, नंबर 2 का, क्योंकि सेक इसी के अंदर आ रहा है। सपोज क्वेश्चन ने हमें क्या दिया होता, कोट, क्वेश्चन ने हमें किस चीज की वैल्यू दी होती, कोट की, तो मैं कौन सा फॉर्मूला चूज करता, थर्ड वन, ठीक है। फिलहाल मैं कौन सा चूज कर रहा हूँ, फर्स्ट, तो बाकी के 2 फॉर्मूलों को हटा देते हैं और फर्स्ट फॉर्मूले पर काम करते हैं। अब मुझे बताओ अगर मैं फर्स्ट फॉर्मूला लगाता हूं, तो एक काम करो, पहले तो उस फॉर्मूले को यहां पर लिख लो, ये होता है ना, जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। अब cos x की वैल्यू -3/5 है, cos x की वैल्यू जो -3/5 दे रखी है वो तुम्हें यहाँ पर cos में डाल देनी है। बोर्ड पे देखना, साइन स्क्वायर एक्स तो ऐसे रहेगा और cos x की जगह क्या आ जाएगा, -3/5। तो देखो -3/5 का तुम्हें क्या करना है, स्क्वायर, भाई स्क्वायर ही तो करेंगे। -3/5 को जब इसमें पुट करोगे तो उसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, तो -3/5 का स्क्वायर करना है अगले स्टेप में। तुम सोच रहे होंगे कि इस माइनस के साइन का क्या करेंगे। ध्यान रखना, जब भी हम माइनस का स्क्वायर करते हैं, जब भी हम किसी भी नेगेटिव वैल्यू का क्या करते हैं, स्क्वायर, तो वो क्या बन जाता है, पॉजिटिव। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, इक्वल टू में क्या चल रहा है, 1। भाई 3 का स्क्वायर हो गया 9, 5 का स्क्वायर हो गया 25, और माइनस माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, प्लस। अब मुझे बताओ 9/25 रेशियो इधर प्लस है ना, ये 9/25 इधर क्या है, प्लस, ये रेशियो उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस। भाई जब भी कोई रेशियो इधर माइनस होती है तो उधर जाके क्या हो जाती है, प्लस, और जब कोई रेशियो इधर प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस, तो माइनस कर देते हैं। हाँ, साइन स्क्वायर एक्स, तो मुझे बताओ 9/25 उधर जाके क्या हो गया, माइनस, तो 1 में से 9/25 माइनस करनी है। अब 1 में से हमें क्या माइनस करना है, 9/25, तो तुम्हें मालूम है एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, और 1 और 25 का एलसीएम 25। अब क्रॉसिंग कर दो, देखो 25 की 1 से 25, 9 की 1 से 9, बताओ 25 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे,
वही 25 में से 9 जाएंगे तो 16, 16 अपॉन में 25। इसका मतलब ये हुआ कि साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 16 अपॉन में 25। देखो एलसीएम लिया है, बस इतना काम तो तुम्हें आना ही चाहिए 11th क्लास में। और जब मैं स्क्वायर को इधर भेजूंगा तो मुझे बताओ स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट भी तुम्हें क्लियर है, ध्यान रखना स्क्वायर रूट के बाहर दो साइन एग्जिस्ट करते हैं। स्क्वायर रूट के बाहर हमेशा कितने साइन एग्जिस्ट करते हैं, दो। कौन सा चूज करना है अभी मैं बता दूंगा, पहले रूट सॉल्व कर लेते हैं। देखो 16 का रूट तो निकल आया 4 और 25 का रूट निकल आया 5। अब साइन देखना है कि साइन कौन सा सेलेक्ट करें। साइन अभी नहीं लगाया है मैंने, ना तो प्लस लगाया ना माइनस, अभी मैं लगाऊंगा। अब देखो क्वेश्चन ने हमें क्या बताया था कि x कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। मैं थोड़ा इंडिकेट कर देता हूं। क्वेश्चन ने हमें कहा है कि x कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। बताओ यही तो होता है थर्ड क्वाड्रेंट। और अब मुझे बताओ यहाँ पर तो सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर तो सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर सिर्फ क्या पॉजिटिव होता है, एक तो साइन और एक कोसेक। यहाँ पर क्या पॉजिटिव होता है, एक तो टेन और एक कोट। और यहाँ पर क्या पॉजिटिव होता है, कोस और एक सेक। सिर्फ इनके अलावा बाकी सब नेगेटिव होते हैं। मतलब थर्ड क्वाड्रेंट पर टेन और कोट को क्या लिया जाता है, पॉजिटिव। तो मुझे बताओ थर्ड क्वाड्रेंट पर अगर टेन और कोट को पॉजिटिव लिया जाता है तो बाकी सबको क्या लिया जाता है, नेगेटिव ना। अगर टेन और कोट पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी की रेशियो क्या होंगी, नेगेटिव। तो नेगेटिव होंगी तो नेगेटिव साइन लगा लो, साइन क्या माना जाएगा, नेगेटिव। मैंने इसमें से कौन सा साइन चूज कर लिया, माइनस का, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट पर साइन क्या होता है, नेगेटिव। ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब देखो, अब बाकी की रेशियो निकालनी है। अभी तक हमने कितनी रेशियो निकाली है, एक। जब एक रेशियो आ जाती है ना उसके बाद तो समझो सारी रेशियो आ गई। अब सबसे पहले एक काम करो, tan निकाल लो। तुम्हें याद होगा tan थीटा, सॉरी tan x का एक फॉर्मूला होता है। tan x का फॉर्मूला होता है sin x अपॉन में cos x। एक फॉर्मूला होता है ना tan x का, साइन अपॉन में cos। ये भी तुम्हें 10th क्लास के फॉर्मूले से याद होना चाहिए। हाँ, साइन का फॉर्मूला देखो, साइन की वैल्यू हमने निकाली है ना, ये रही -4/5। और cos की वैल्यू भी निकाली है, वो cos की वैल्यू दे रखी थी। cos की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, निकाली नहीं है, दे रखी है, ये रही -3/5। पहली बात तो ये हुआ कि माइनस से माइनस कट गया। दूसरी चीज, 5 से ये 5 कट गया। बताओ ऊपर से तो बच गया 4 और नीचे से क्या बच गया, 3। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, माइनस से तो माइनस कट गया, 5 से 5 कट गया, ऊपर से 4 रह गया, नीचे से 3 रह गया, ये आ गया हमारा 10। अब 10 के साथ साथ हाथ के हाथ क्या निकाल लेंगे, कोट। तुम्हें मालूम ही है कि जो कोट होता है वो 10 का उल्टा होता है। तो कोट बनाना कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, 10 का क्या कर देना है, उल्टा। बताओ 10 कितना है, 4/3। तो कोट क्या बनेगा, इसी का रेसिप्रोकल कर दो। 10 का उल्टा मतलब 4/3 का हो जाएगा 3/4। तो देखो tan भी आ गया, कोट भी आ गया, साइन भी आ गया, कोस भी आ गया। दो रेशियो बाकी हैं बस। अब सिर्फ कितनी रेशियो बाकी बची हुई है, दो रेशियो। और दो रेशियो निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बताओ वो कौन कौन सी रेशियो है, एक तो sec x बचा हुआ है और एक cosec x बचा हुआ है। तो बोर्ड पे देखना, मुझे बताओ sec, sec तुम्हें याद होगा cos का उल्टा होता है। sec किसका उल्टा होता है, cos का। बताओ cos दे रखा है 3/5, इसका उल्टा कर दो, 3/5 का उल्टा क्या हो जाएगा, 5/3। हाँ, माइनस लगाना मत भूलना, माइनस तुम्हारी मर्जी है, नीचे लगाओ चाहे ऊपर लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा जरूर कर देना। अब cosec की बारी। बताओ cosec किसका उल्टा होता है, साइन का। cosec किसका उल्टा होता है, साइन का। और साइन अभी हमने निकाला था, मैंने रब कर दिया, लेकिन साइन मैंने निकाला था, तुम देख सकते हो। साइन की वैल्यू ये आई थी ना, चेक कर लो, साइन की वैल्यू ये आई हुई थी -4/5, ये आई थी साइन की वैल्यू। अब इसका उल्टा कर दो तो cosec आ जाएगा। तो बताओ 4/5 का क्या बन जाएगा, 5/4। और माइनस का साइन फिर से मैं वही बोलूंगा, चाहे ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी काफी पूछे जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान से करोगे तो बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, बिल्कुल इसी टाइप का है, एग्जाम्पल नंबर 7।
इफ cot x इक्वल टू -5/12। बताओ एग्जाम्पल नंबर 7 में हमें किसकी वैल्यू दी है, cot x की, -5/12। x लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट, और x कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, x कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड। फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 रेशियोज। फिर से हमसे क्या पूछिए, बाकी की जो 5 रेशियो बची है उनके लिए हमें काम करना है। तो मैं तुम्हें फिर से वही 3 फॉर्मूले याद दिलाऊंगा जो मैंने अभी लिखे थे, ठीक है। उन 3 फॉर्मूलों के बारे में तुम्हें पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर वो फॉर्मूले तुम्हें नहीं पता है तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं एक बार फिर से लिखूंगा, मैं जान के सीधा वही फॉर्मूला लिख रहा हूं जिसकी हमें जरूरत है। मुझे बताओ कोट दे रखा है ना, और कोट वाला फॉर्मूला ही मैं लिख रहा हूं। तो बताओ कोट जो आता है वो इसी वाले फॉर्मूले में तो आता है, ये आ गया कोट, तो मैं यही वाला इस्तेमाल करूंगा, है ना। उन्होंने हमें क्या दिया है, कोट, तो मैंने जानकर कौन सा फॉर्मूला लिख दिया, कोट वाला। अब देखो उन्होंने कोट की वैल्यू क्या दे रखी है, 5/12। अगर मैं हाथ के हाथ स्क्वायर कर दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। बताओ कोट, चलो एक स्टेप कर देता हूं, कोट की जगह ये वैल्यू डाल रहा हूं, -5/12 का स्क्वायर इक्वल टू 1। हाँ अब स्क्वायर कर लेते हैं, मैंने तुम्हारे लिए एक स्टेप कर दिया। मैंने भी बताया था जब भी माइनस का स्क्वायर करते हैं तो वो क्या बन जाता है, पॉजिटिव। तो माइनस का तो भूल ही जाओ। हाँ 5 का स्क्वायर बताओ 25, और 12 का स्क्वायर तुम्हें याद होगा, 12 का स्क्वायर होता है 144 इक्वल टू 1। अब मुझे बताओ ये रेशियो, ये जो रेशियो दिख रही है 25/144, 25/144, ये रेशियो इधर माइनस है ना। जब ये माइनस की रेशियो उधर जाएगी तो उधर जाके ये क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। जब इस रेशियो को हम उधर भेजेंगे तो उधर जाके इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। तो देखते हैं किस तरह से इसकी वैल्यू उधर जाके पॉजिटिव बनेगी। तो cosec स्क्वायर एक्स तो इधर ही रहा, और ये माइनस की रेशियो उधर जाके क्या हो गई, प्लस। और अब तुम्हें मालूम है पहले की तरह क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में करा था बिल्कुल उसी तरह से कर रहे हैं इसको भी। अब देखो एलसीएम लेना है तो कैसे करेंगे, बताओ। इसके नीचे 1 है और 144, एलसीएम सेम आ गया 144। क्रॉसिंग कर दो, देखो 144 की 1 से क्रॉसिंग कर रहे हैं, 144 की 1 से, 25 की 1 से। तो बताओ 144 और 25 दोनों को ऐड करने पर 169 बनता है ना। 169/144। इसका मतलब ये हुआ कि cosec स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 169/144। और तुम्हें एक चीज और याद है, जब भी हम स्क्वायर को उधर भेजते हैं तो उधर जाके वो क्या बन जाता है, रूट। जब भी कोई स्क्वायर वाली टर्म उधर भेजी जाती है तो उधर जाके वो टर्म क्या बन जाती है, रूट में। तो एक काम करो, इसका ये स्क्वायर हटाओ और इस पर रूट लगाओ, ठीक है। इस पर हमने क्या लगा दिया, रूट। हाँ अब रूट लगाने के बाद तो हमें मालूम है 2 साइन एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन लेना कौन सा है वो हमें कौन बताएगा, क्वाड्रेंट। तो थोड़ा सा क्वाड्रेंट इंडिकेट कर देता हूं मैं फिर से तुम्हारे लिए, बोर्ड पे देखना। सेकंड क्वाड्रेंट वो कह रहे हैं, उन्होंने हमें कौन सा क्वाड्रेंट बताया, सेकंड। इसका मतलब उन्होंने ये वाला क्वाड्रेंट बताया ना। और इस पर सिर्फ कौन से पॉजिटिव होते हैं, साइन और कॉसेक। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक। तो बताओ कॉसेक की तो बात हो रही है, यहाँ पर क्या पॉजिटिव होता है, एक तो साइन और एक कॉसेक, इनके अलावा सब क्या होते हैं, नेगेटिव। तो बताओ कॉसेक की ही तो बात हो रही है, तो कॉसेक को क्या लेंगे, पॉजिटिव ही लेंगे। पहले स्क्वायर रूट खोल लो, 169 का 13, 144 का 12, है ना। हाँ साइन कौन सा लगाना है, उसने क्या बताया, देखो सेकंड क्वाड्रेंट क्या कह रहा है कि साइन और कोसेक को पॉजिटिव लो। तो कोसेक को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लस का साइन मत लगाना, प्लस का साइन लगाते नहीं है। माइनस को तो हम माइनस दिखाकर शो करते हैं, तो प्लस में प्लस दिखाने की जरूरत नहीं है। जब कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब प्लस है। अब देखो बाकी की रेशियो निकाल लेते हैं। जब भी एक रेशियो से दूसरी रेशियो निकलती है ना, उसके बाद तो बाकी की रेशियो यूं ही निकल जाती है, उनका पता ही नहीं चलता। पहले देखते हैं कौन कौन सी रह गई। देखो एक तो रह गया है 10,
एक रह गया है साइन, एक रह गया है कोस, एक है सेक, और एक कौन सी रह गई है, साइन कोसेक, सेक कोसेक कोट टेन। हो गई है ना, हाँ सारी रेशियो हो गई। तो मुझे बताओ जब मैं टेन की बात कर रहा हूं तो टेन किसका उल्टा होता है, कोट का, और कोट दे रखा है। तो मुझे बताओ 5/12 का उल्टा करोगे तो क्या बनेगा, 12/5। कोई डाउट थोड़ी ना है। माइनस का साइन तुम्हारी मर्जी है, चाहे नीचे लगाओ चाहे ऊपर लगाओ चाहे बिल्कुल सामने लगाओ। अगली वैल्यू साइन। मुझे बताओ साइन किसका उल्टा होता है, साइन उल्टा होता है कोसेक का। साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का। हाँ तो कोसेक हमने निकाल लिया, कोसेक में कौन सी बड़ी बात है, 13/12 हमने निकाला था भाई। कोसेक की वैल्यू हम पहले से निकाल के बैठे हुए, क्या वैल्यू आई थी कोसेक की, 13/12। इसका रेसिप्रोकल कर दो, 12/13। हाँ बारी आ गई कोस की। हाँ कोस के लिए मुझे बताओ कैसे करेंगे। कोस को अभी कोस और सेक आपस में रिलेटेड है, तो देखो इसके लिए हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए हमारे पास कोई रेसिप्रोकल करने का काम नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। ना कोस किसका उल्टा होता है, सेक का, और सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। तो इन दोनों में से हमें कोई वैल्यू पता ही नहीं, तो हम उल्टा कैसे कर देंगे। तो इसके लिए अभी हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एक फॉर्मूला वो लगाना पड़ेगा, वही वाला आइडेंटिटी वाला। कई बार वो फॉर्मूला में दो बार लगाना पड़ जाता है एक ही क्वेश्चन में, जैसे कि इसमें। अब देखो एक काम करो, साइन दे रखा है ना हमें, तुम्हें मालूम होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था। साइन की वैल्यू डालूंगा, कोस निकल आएगा। अब देखो साइन की जगह मैं क्या डाल रहा हूँ, 12/13 इधर। देखो हमें क्या निकालना था, कोस और सेक, तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है और कुछ भी नहीं था हमारे पास। तो साइन की एल से मैं यहाँ से कोस निकाल रहा हूँ। तो देखो साइन की वैल्यू 12/13 का स्क्वायर मैं यहाँ पर डालने वाला हूँ। मैंने अभी स्क्वायर नहीं करा है, अभी बस मैंने क्या करी है, वैल्यू डाल दी। अब स्क्वायर करते हैं। बताओ 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144, और 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169। 12 का स्क्वायर मैं खोल रहा हूँ 144, और 13 का स्क्वायर 169, प्लस कॉस स्क्वायर ऐसे ही रहेगा इक्वल टू 1। मुझे बताओ ये रेशियो इधर प्लस हुई भी है ना, जब ये रेशियो उधर जाएगी तो उधर जाके ये रेशियो क्या हो जाएगी, माइनस। तो कॉस स्क्वायर एक्स ऐसे ही रहा, और 1 में से ये रेशियो माइनस हो गई। हाँ माइनस करते हैं, तो देखो माइनस करने पर देखते हैं क्या होगा। तो तुम्हें मालूम है एलसीएम लेना पड़ेगा 169, और अब क्रॉसिंग देखो, इसके नीचे 1 है, क्रॉसिंग कर रहे हैं बोर्ड पे, देखो इस तरह से क्रॉसिंग कर रहे हैं, ऐसे क्रॉस का साइन मत बनाया करो, बस करना होता है। 169 की 1 से करी 169, माइनस 144 की 1 से करी 144। हाँ 169 में से 144 माइनस करा तो कितनी वैल्यू आएगी, 25। 25/169 कोस स्क्वायर की वैल्यू निकल आई। और तुम्हें मालूम है जब भी मैं स्क्वायर इधर भेजूंगा तो उधर जाके क्या हो जाएगा, रूट। स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाता है, रूट। और फिर से बाहर दो क्या साइन आएंगे, रूट के बाहर हमेशा दो साइन। जब तक रूट आएगा तब तक दो साइन आएंगे, जब रूट नहीं है तब दो साइन नहीं है। अब फिर से क्वाड्रेंट में जाएंगे, तो क्वाड्रेंट में जाकर पता चलेगा कि क्या है। बताओ क्वाड्रेंट कौन सा बताया था, सेकंड ना। और सेकंड में सिर्फ क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक। साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो मुझे बताओ कोस के लिए कौन सा साइन लूंगा, नेगेटिव ना। सिर्फ साइन और कॉसेक को पॉजिटिव होना जरूरी है, कोस को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। तो कोस के लिए यहां से नेगेटिव साइन सेलेक्ट कर लो। 25 का रूट 5, 169 का रूट 13, ये आ गई कोस की वैल्यू। अब तुम्हें मालूम है कोस की वैल्यू आ गई, और एक लास्ट रेशियो बची हुई है सेक। लास्ट रेशियो कौन सी बची है, सेक एक्स। और तुम्हें ये भी मालूम है कोस का उल्टा क्या होता है, सेक एक्स ही होता है, तो इसका उल्टा कर दो, 13/5, वो भी माइनस का। तो इस तरह से ये रेशियो निकालने के लिए कई बार क्वेश्चन पूछा आता है। थोड़ा सा लेंथी बेशक होता है लेकिन इजी होता है, हो जाता है आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 8।
एग्जाम्पल नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31 पाई अपॉन में 3। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है साइन 31 पाई अपॉन में 3। ध्यान रखना कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन, 31 पाई अपॉन में 3। जब भी इस तरह की वैल्यू होती है ना जो हमें टेबल में ना पता हो, ये वैल्यू टेबल में नहीं मिलने वाली भाई। टेबल हमें कहां तक की मिलती है, 0, 35, 30, 45, 60 और लास्ट होता है 90। तो इसकी टेबल तो मिलने वाली नहीं है। तो इसको पहले डिग्री में चेंज करके देख ले करो कि एग्जैक्टली एंगल है कितना, ये एंगल एग्जैक्टली है कितना। तो देखो पाई की वैल्यू तो मैं मालूम है कितनी होती है, 180। पाई की वैल्यू कितनी डालूंगा, 180 अपॉन में 3। अब सॉल्व करते हैं। 3 6 18 0। मैंने बताया था ना 180 से तोड़ना। इस तरह के जब भी बड़े बड़े एंगल आ जाते हैं तो हमेशा किससे तोड़ते हैं, 180 से। पहले इसको सॉल्व करके देख लेते हैं ये एंगल बन कितना रहा है। तो देखो इस एंगल के लिए 6 और 6 3 18, 1860। एंगल कितना बन रहा है, 1860। अब देखो मैं इसको किस तरह से तोड़ूंगा और कितना आसान है। ये वाला एंगल तो बहुत आसान है, बल्कि अब देखो भाई मैं इसको ऐसे तोड़ सकता हूं ना, देखो रफ में साइन 1860 को मैं क्या लिख रहा हूं, 180 इंटू 10। बताओ 180 इंटू 10 कितना हो गया, 1800 ना। और उसके अंदर हमें कितने और लाने, 60 और लाने। तो प्लस कितने करूंगा, 60 बन गया फॉर्मेट। बताओ रफ आइडिया बन गया ना। ये रफ आइडिया अगर तुम्हें बनाना है तो तुम डिवाइड करके भी देख सकते हो। वैसे तो ये वैल्यू सीधे दिख रही है भाई 1800 और प्लस 60, तो मैंने उसी के हिसाब से तोड़ा है। देखो 180 इंटू 10, 1800 प्लस 60। तो इस फॉर्मेट को अगर तुमने तोड़ लिया तो क्वेश्चन तो समझो वहीं पे हो गया है। अब इसको तुम्हें किस में कन्वर्ट करके लिखना है, पाई में। बताओ 180 का मतलब क्या होता है, पाई। 10 का मतलब 10 प्लस, और 60 का मतलब क्या होता है, 60 का मतलब होता है पाई बाय 3। इस बात का ध्यान रखना। तुम्हें कोई सा भी एंगल डिग्री में नहीं लिखना है, तुम्हें हर एक एंगल को किस में लिखना है, रेडियन में। मतलब किसकी फॉर्म में लिखना है, पाई की फॉर्म में। तो देखो हर एक एंगल को अगर हम उसी हिसाब से लिख रहे हैं तो कैसे करेंगे। अब मुझे बताओ, जब भी मैंने तुम्हें पाई वाले फॉर्मूले सिखाए थे, 180 के हिसाब से तोड़ना सिखाया था, तो 180 में कभी भी चेंज नहीं होता। साइन है तो साइन ही रहेगा, एंगल पाई बाय 3 है तो पाई बाय 3 ही रहेगा। हाँ साइन जरूर सोचना है कि पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। साइन हमेशा तुम्हें सोचना पड़ता है पॉजिटिव या नेगेटिव। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में तुम्हें करना क्या होता है, देखो ये जो बीच में वैल्यू लिखी हुई होती है ना, ये क्वाड्रेंट बताती है, इसका मतलब है 10वां क्वाड्रेंट। लेकिन 180 के केस में तुम्हें दुगुना लेना होता है। 180 के केस में हमेशा कितना लेना होता है, दुगुना। तो बताओ 10 का मतलब क्या है, दुगुना, यानी कि 20 क्वाड्रेंट हो गया ना। और 20 में कुछ ऐड हो गया, बोर्ड पे देखना। 20 क्वाड्रेंट में जब भी कुछ ऐड होएगा तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, इसका मतलब 20वें से आगे वाले क्वाड्रेंट पर चला गया। और कौन से क्वाड्रेंट पर आ गया है, 21वें पे। ध्यान रखो 7वें क्वाड्रेंट में अगर कुछ जुड़ा है तो वो किस पर जा चुका है, 8वें क्वाड्रेंट पर। 10वें क्वाड्रेंट में अगर कुछ जुड़ा है तो कौन से क्वाड्रेंट पर चला गया है, 11वें क्वाड्रेंट पर। 15वें क्वाड्रेंट में कुछ जुड़ा है तो कौन से क्वाड्रेंट पर चला गया है, 16। मतलब जब भी कोई जुड़ता है, जब भी कुछ जुड़ता है प्लस, जब भी कुछ प्लस हो जाता है तो एक क्वाड्रेंट आगे बढ़ जाता है। लेकिन माइनस में कभी चेंज नहीं होता, माइनस में वही रहता है, प्लस में बढ़ जाता है। तो देखो 21वां क्वाड्रेंट ना, 10 लिखा हुआ था, 10 को 2 से कर दिया 20, और 20 में 1 जुड़ गया, 21वां क्वाड्रेंट। हमेशा पहले 2 से मल्टीप्लाई दे दिया करो बीच में और फिर ऐड करे करो, तो 21वां क्वाड्रेंट। अब 21वां काउंट कर लो। देखो ऐसे काउंट करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, 1 2 3 4 5 6, ऐसे करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो जब भी इतने बड़े बड़े क्वाड्रेंट आ जाए करे ना, 25 26 30, तो 4 से डिवाइड दिया करो। 21वां क्वाड्रेंट था और हमने 4 से डिवाइड दे दिया। देखो किस तरह से काम कर रहा हूं मैं, 4 5 20, 1 रिमाइंडर क्या रह गया, 1। इसका मतलब पहला क्वाड्रेंट है। इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, पहला। सबसे सिंपल तरीका है, ऐसे काउंट मत करो, वैसे तब भी पहले ही आएगा। इस तरह से काउंट करोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से काउंट करोगे तब भी तुम्हारा क्वाड्रेंट पहला ही आएगा। लेकिन डिवाइड कर दोगे तो जल्दी से काम हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पकड़ा गया। और फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है सारे पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होता है ना, तो साइन भी पॉजिटिव ले लो। और साइन पाई बाय 3 मतलब √3/3।
टू। तो इसका आंसर निकल आया हमारा √3/2। एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस। तो देखो फिर से हमें वैल्यू दी गई है cos -70। पहली बात तो ये देखो, एंगल हमें पहले से किस में दे रखा है, डिग्री में। एंगल उन्होंने हमें किस में दिया है, डिग्री में। तो हमें डिग्री में चेंज करके देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम इसको वैसे ही करना पसंद करेंगे। हम इसको वैसे ही करना बिल्कुल पसंद करेंगे। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। पहली बात तो ये कि तुम्हें दो फॉर्मूले मैंने बताए थे, कोस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा। ध्यान रखना, कोस और सेक पर माइनस का कोई असर नहीं होता। कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही रह जाता है इस तरह से, और सेक माइनस थीटा भी सेक थीटा ही रह जाता है इस तरह से, उन पर माइनस का कोई असर नहीं है। अब देखो पहले बात तो ये, इसका माइनस का साइन हटा दो अगले स्टेप में, क्योंकि माइनस का असर ही नहीं हुआ, इस पर माइनस का कोई असर नहीं होता। अब तोड़ लो एंगल को, 1710 है और हमेशा 180 के हिसाब से ही तोड़ते हैं, 180 के अकॉर्डिंग ही तोड़े करो। तो देखो किस तरह से हम इसको चेंज करेंगे। 180 10 पर तो ज्यादा हो जाएगा ना, 1800। 1800 तो बहुत, चलो मैं तुम्हें डिवाइड करके ही दिखा देता हूं। जब भी एंगल सोच ना पाए करो ना कि किस तरह से तोड़ें, तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, डिवाइड कर दो तुरंत। बड़े से बड़ा एंगल भी टूट जाएगा डिवाइड करते ही। तुम एक बार करके तो देखो। देखो 1710। अब मुझे लगता है कि 9 पे मल्टीप्लाई करके देखता हूं पहले, 9 पे देखते हैं कितना आता है। 8 9 72, 7 9 1 9 और 9 7 1, तो 620 और कितने पे गया है, 9 पे। बताओ कितना रिमाइंडर बच गया, 0। और तुम्हारा ये 11 में से 2 9 और 6 में से 0, 90। इसका मतलब इसमें क्या हुआ, 90 का हमें एडिशन करना पड़ेगा इसी तरह से बिल्कुल। भाई 180 की जब हमने मल्टीप्लाई दी तो 8 9 72 2 और 9 1 9 और 7 16। ठीक है, तो 162 मतलब 16 20। और जब माइनस करके देखा तो रिमाइंडर हमारा क्या बच रहा है, 0। और 11 में से तुम्हारे 2 गए, 9 बचेंगे और 6 में से 6 गए, 0। इसका मतलब ये हुआ, देखो मैं कैसे तोड़ूंगा अब इसको। 180 को 9 से मल्टीप्लाई दिया, और कितना और जोड़ने की जरूरत है, 90 ना। बताओ 1620 कम है ना, 1620 में कुछ जोड़ना पड़ेगा, और कितना जोड़ना पड़ेगा, 90 जोड़ना पड़ेगा। जो भी रिमाइंडर बचता है ना वो जोड़ना पड़ता है, तो प्लस करना पड़ेगा 90। भाई 1620 आया था 9 पर, तो कितना देखो, 180 को 9 से करके कितना आ रहा है, 1620। लेकिन हमें कितना चाहिए, 1710, है ना। हमें कितना चाहिए, 1710। तो इसलिए 90 हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हमें 90 ऐड करना है। तो देखो अब इसी के अंदर अब कैसे चेंज करूंगा, कोस का तो कोस रहा, क्योंकि 180 में कभी चेंज नहीं होता। 90 एंगल 90 आ गया। अब क्वाड्रेंट सेलेक्ट करना है, मैंने भी बताया था दुगुना कर देते हैं। तो 9 लिखा है, दुगुना करेंगे 18 ना। 9 का मतलब दुगुना कर दिया 18, और 18 में कुछ जुड़ गया। मैंने बताया था जब भी कुछ जुड़ता है तो एक एंगल आगे पहुंच जाता है। 18 में एक जुड़ गया 19, है ना। तो अब तुम फिर से क्वाड्रेंट सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, कौन सा क्वाड्रेंट है, तो डिवाइड दे दो। काफी बड़ी वैल्यू है तो तुरंत तो क्या दे दे करो, डिवाइड। तो मुझे बताओ 4 4 जा 16 और 9 में से 6 गए 3। इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, तीसरा क्वाड्रेंट है। इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, तीसरा। तो तीसरे क्वाड्रेंट पर देखो ऑल, यहाँ पर सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर साइन और यहाँ पर tan। तो कोस क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा, तो माइनस का साइन ले लो। हाँ, कोस 90 की वैल्यू, कोस 90 की वैल्यू होती है 0। तो इसकी कंप्लीट वैल्यू आ गई हमारी 0।